नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के मैच नंबर 4 की, जो कि खेला जाएगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम रांची में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेन्यू की। तो जो JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची का है, उसमें कुल मिला के अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। मैं इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ। इसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 1 मुकाबले में जीत हासिल हुई थी और जो दूसरा मुकाबला था वो ड्रॉ पे खत्म हुआ था। दोस्तों, इस वेन्यू पे अगर मैं हाईएस्ट स्कोर की बात करूं तो वो है 603 रन 9 विकेटों के नुकसान पे, जो कि इंडिया ने बनाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में। और लोवेस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं वो है 133 रन 10 विकेटों के नुकसान, वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने बनाया था भारत के ही खिलाफ। दोस्तों, इस वेन्यू पे स्कोरिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो जो पहली इनिंग का स्कोरिंग पैटर्न है वो लगभग एवरेज स्कोर है वो 474 रन रहता है। सेकेंड इनिंग में यहाँ पे 382 रन बनते हैं। थर्ड इनिंग में 168 रन बनते हैं। और मजे की बात यह है कि 2 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस यहाँ पे खेले जा चुके हैं। एक 2017 में खेला गया था और एक 2019 में। और दोनों ही मतलब मैचेस में चौथी इनिंग हुई ही नहीं मैच की। एक मैच जो था वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ड्रॉ हो गया, दूसरा मैच इंडिया इनिंग से जीत गई थी, जिसके चलते चौथी इनिंग का एवरेज स्कोर हमको यहाँ पे पता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये है पूरा वेन्यू, आपका वेन्यू जिसपे मैच होने वाला है। बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, काफी सुंदर स्टेडियम बनाया रांची में, और अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है ये स्टेडियम। अब दोस्तों आइए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हम टीम्स की, कि टीम इंडिया में क्या चेंजेस है, क्या टीम न्यूज है। तो सबसे बड़ी न्यूज ये है दोस्तों कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इस मैच के लिए अनअवेलेबल है। उनको मतलब कि फटीग हो गया है, इसकी वजह से उनको रेस्ट दिया गया है इस मैच में वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते, ताकि उनकी बैक में फिर से इंजरी ना आए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी आने वाला है। उनकी जगह पे शायद मुझे लगता है मुकेश कुमार को जगह मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच भी खेला था, जिसके चलते वही फर्स्ट कंटेंडर बनते हैं जसप्रीत बुमराह की जगह लेने के लिए। बाकी ओवरऑल टीम सेम ही खेलने वाली है, जिसमें यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आपके ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पर शुभमन गिल नजर आएंगे, फिर रजत पाटीदार, उसके बाद सरफराज खान। फिर विकेट कीपिंग में मुझे लगता है कोना भारत की जगह फिर से ध्रुव जुरेल को ही मौका मिलेगा। इस बॉलिंग सेक्शन में हाँ दोस्तों एक चेंज आपको देखने को मिल सकता है कि मे बी, क्योंकि ये वेन्यू अच्छा है स्पिनर्स के लिए, तो शायद कुलदीप यादव की जगह अक्षर पटेल आपको खेलते हुए नजर आ जाए। बट अगर अक्षर पटेल को जगह नहीं मिलती तो डेफिनेटली कुलदीप यादव ही खेलेंगे। बट कंटेंशन में कुलदीप यादव ने अच्छा परफॉर्म किया था पिछले मुकाबले में, बट वेन्यू का उतना इस्तेमाल कर नहीं पा रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को ज्यादा मौका मिल सकता है। बाकी रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज, ये प्लेइंग 11 आपको टीम इंडिया की तरफ से देखने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें। और जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है, कंफर्म प्लेइंग 11 है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा पहले ही कर दी है, जिसमें जैक क्रॉली और बेन डेकेट आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ओली पोप 3 नंबर पे खेलेंगे, फिर जो रूट 4 नंबर, उसके बाद जॉनी बेरेस्टो, फिर कप्तान बेन स्टोक्स, फिर विकेट कीपर बेन फोक्स आएंगे। उसके बाद दोस्तों रेहान अहमद की जगह उन्होंने ओली रॉबिन्सन, जो कि एक पेसर हैं, यहाँ लेफ्ट आर्म लिख गया बट वो राइट आर्म पेसर हैं, और प्लस टॉम हार्टली, शोएब बशीर और जेम्स एंडरसन। तो दोस्तों मार्कवुड की जगह ओली रॉबिन्सन को टीम में शामिल किया गया है, और शोएब बशीर की वापसी हुई और रेहान अहमद को इस मुकाबले में रेस्ट दिया गया है। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिच की बात कर लेते हैं कि इस वेन्यू की पिच किस प्रकार की रहने वाली है। तो जो रांची के स्टेडियम है, इसकी मतलब पिच ना स्टार्टिंग के 2 दिन तो एकदम बैटिंग विकेट रहती है, यहाँ पे खूब रन बनते हैं। आप आगे देखोगे भी, आपको एक स्टैट देखोगे आप खुद ही समझ जाओगे कि शुरू के मतलब पहले और दूसरे दिन तो यहाँ पे बैट्समैन को बहुत मदद होती है। बट जैसे जैसे मतलब दिन बढ़ते जाते हैं और पिच हल्का सा पुराना होता जाता है ना, यहाँ पे लो बाउंस मतलब अनइवन उछाल होने लगता है, लो बाउंस होता है, बॉल स्क्वायर टर्न होने लगता है, जिसके लिए स्पिनर भी गेम में आते हैं, प्लस वो पेसर जहाँ पे गेम में आते हैं जिन्हें रिवर्स स्विंग कराना आता है, साथ ही साथ वेरिएशन करना आता है, उनको यहाँ पे काफी विकेटें मिलती हैं। तो जो टीम टॉस जीतेगी वो आंख बंद करके यहाँ पे बैटिंग करेगी, और कोशिश करेगी कि जो 2 दिन है ना उनका ज्यादा से इस्तेमाल करे, पहली इनिंग में ही इतना स्कोर बना ले कि चौथी इनिंग तक नौबत उनके लिए आए ही ना। बाकी दोस्तों बेन स्टोक का एक स्टेटमेंट आया था कि जब उन्होंने पिच का मतलब इंस्पेक्शन किया था, तो उनको ये मालूम चला कि एक साइड पर जो पिच है वो पेसर फ्रेंडली है, और एक साइड की जो पिच है वो स्पिनर फ्रेंडली है। तो जिसके चलते उन्होंने टीम बनाई है कि 2 पेसर और 2 स्पिनर के साथ वो गए हैं, वो क्योंकि जो उन्होंने पिच का इंस्पेक्शन किया उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी टीम का चयन किया है। तो ये था दोस्तों पिच के बारे में। अब जरा हेड टू हेड देख लेते हैं दोनों टीमों का। तो इनका काफी पुराना इतिहास है। भारत और इंग्लैंड कुल मिला के अब तक 134 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं एक दूसरे के सामने। इसमें भारत को 33 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, वहीं इंग्लैंड ने 51 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। अगर मैं रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो भारत ने, स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ है आपको बता देता हूं, कि भारत ने खेले गए अपने पिछले 6 मुकाबलों में से 2 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, 2 में उनको हार का सामना करना पड़ा है, वहीं 1 मुकाबला उनका ड्रॉ रहा है। वहीं बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने खेले गए पिछले अपने 5 मुकाबलों में 2 मुकाबलों में हार का सामना किया है, 2 में उनको जीत हासिल हुई है और 1 मुकाबला उनका ड्रॉ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देख लेते हैं रिसेंट मैचेस, जो 2 इंटरनेशनल मैचेस वेन्यू पे हुए हैं वो कौन कौन से हैं।
तो सबसे रिसेंट मैच हुआ था 2019 में, वो खेला गया था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसने भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली इनिंग में 479 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे। उसके बाद साउथ अफ्रीका सेकंड इनिंग में 162 रन पे ही ऑल आउट हो गया था और फॉलो ऑन उनको मिल गया था, जिसके चलते उनको दोबारा बैटिंग करने को मिली और सेकंड इनिंग वो मात्र 133 रनों पर ही ढेर हो गए थे, पूरी 10 विकेटें खो दी थी और भारत को मतलब अपनी सेकंड इनिंग में बैटिंग करनी नहीं पड़ी थी। रिजल्ट ये रहा था कि भारत ने इस मुकाबले को एक इनिंग और 202 रनों से जीत लिया था। विकेटों की अगर बात की जाए इस पूरे मुकाबले में, तो पेसर्स ने इस वेन्यू पे 14 विकेटें हासिल करी थी, वहीं स्पिनर्स ने इस वेन्यू में 13 विकेटें हासिल करी थी। मतलब दोनों को ही यहाँ पे विकेटें मिलती हैं, बस ये है कि जो पेसर्स होते हैं उनको जो थोड़ा रिवर्स स्विंग और हल्का सा पेस वेरिएशन करना जानते हैं, उनको यहाँ पे विकेटें ज्यादा मिलती हैं। बात करें जो 2017 में टेस्ट मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 451 रन बनाए थे 10 विकेटों के नुकसान में पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग भारत ने खेली थी और भारत ने 603 रन लगा दिए थे 9 विकेटों खो के। उसके बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया आया था और उसने 204 रन बनाए थे और अपनी 6 विकेटें खोई थी और मैच यहाँ पे ड्रॉ हो गया था, जिसके चले फिर से भारत को चौथी इनिंग मतलब अपनी दूसरी इनिंग खेलने को नहीं मिली थी। इस मुकाबले की मैं बात करूं तो 210 विकेटें पेसर्स ने ली हैं और 15 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इस वेन्यू पे स्पिनर्स का पलड़ा भारी है, बट बहुत भारी नहीं है, एकदम वास्ट डिफरेंस हो, क्योंकि जो 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें 24 विकेटें दोस्तों पेसर्स को मिली हैं और मैं स्पिनर्स की बात करूं तो उनको 28 विकेटें मिली हैं। तो पेसर्स और स्पिनर दोनों ही यहाँ पे विकेटें चटकाते हैं। ये था दोस्तों पूरा मतलब वेन्यू का स्टेट। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जरा बात कर लेते हैं प्लेयर एनालिसिस की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टीम इंडिया की कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। दोस्तों बात करूं मैं अगर टीम इंडिया की, तो यशस्वी जायसवाल कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। खेले गए पिछले अपने 3 टेस्ट मैचेस में से 2 में तो उनकी डबल सेंचुरी आई है और 2 मैचेस में 80 प्लस का स्कोर मारा है। रिसेंट फॉर्म आप देख लो, 10 रन, 214 रन, 209 रन, 217 रन, 80 रन, 85 रन, फिर 28 रन। अब देखिए हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं। देखिए अगर इंडिया पहले टॉस जीत के बैटिंग करता है, इंडिया ने टॉस जीत लिया, उस कंडीशन में हमें वो प्लेयर लेने हैं जो जितनी जल्दी बैटिंग ऑर्डर में आ सके, जैसे यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सरफराज खान। क्योंकि जैसे जैसे पिच पुराना होगा बैटिंग करना उतना ही दिक्कत होगी और हम मान के चल रहे हैं कि इंग्लैंड ऐसी टीम है कि जिसके साथ हो सकता है कि इंडिया को सेकेंड इनिंग खेलनी पड़े। तो सेकेंड इनिंग में पिच खराब हो चुका होगा तो नई गेंद से खेलना थोड़ा आसान रहेगा, बट पुरानी गेंद खेलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जब सेकंड इनिंग की बात आएगी ना, तो हमें ये भी लेके चलना है कि पहली इनिंग हमारे बैट्समैन सेकंड इनिंग में भी खेलेंगे तो ज्यादा नीचे के बैट्समैन ना ले, ताकि हमें दिक्कत ना हो। और ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि टीम ने टॉस जीते पहले बैटिंग करेगा। तो उस कंडीशन में यशस्वी जायसवाल कंफर्म पिक है, बल्कि यशस्वी जायसवाल तो हर उसमें कंफर्म पिक है। रोहित शर्मा की बात करें वो भी कंफर्म पिक है। 131 रन, 19 रन, फिर 14 रन, 13 रन, 24 रन, 39 रन, 39 रन, 17 रन। तो अच्छी फॉर्म है, डिसेंट फॉर्म है। शुरू में रन नहीं आ रहे थे, बट स्टार्ट इनको मिल रहा था, पर कन्वर्जन नहीं हो रहा था। पर पिछले मुकाबले में शानदार 131 रन की पारी खेली थी जब इंडिया मुसीबत में थी, वहां से उसको निकाल के इंडिया को टेस्ट मैच इन्होंने जिताया है। आगे बात करूं शुभमन गिल की, तो भाई ये एक इनिंग में फ्लॉप जा रहे हैं, बट एक इनिंग में रन मार रहे हैं, तो ये कमाल के फॉर्म में शुभमन गिल भी। यहाँ पे रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, 0 रन, 91 रन, 34 रन, 10 रन, 23 रन, 0 रन, 6 रन, 10 रन, 2 रन, 26 रन। बीच में इनका एक शतक भी है जो शायद यहाँ पे स्टैट मिस हो गया, हमारी टीम की ने कुछ गलती कर दी स्लाइड में। तो 91 रन से पहले वाली जो एक इनिंग है, मैच है, वो यहाँ पे स्किप हो गया, उसमें शुभमन गिल की एक सेंचुरी भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो आप इनको ट्राई लेके चलिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। हाँ अगर आपका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा उस कंडीशन में मे भी आप इनको स्किप कर सकते हैं, बट रोहित और जायसवाल को बिल्कुल भी ड्रॉप करके मत चलिएगा। आगे बात करूं रजत पाटीदार की, तो देखिए उतना सा कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, अभी युवा है, तो इनको लेने की आपको कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि लगता नहीं कि अभी उस कैलिबर में है कि बहुत बड़े स्कोर बनाए। उनकी जगह आप सरफराज खान के साथ जा सकते हैं, जिन्होंने अपना डेब्यू किया था पिछले मुकाबले में और शानदार रन बनाए थे, 62 रन और 68 रनों की इन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली थी। तो आपके पास दोस्तों चॉइस है, आप चाहो तो पाटीदार के साथ जा सकते हो, सरफराज खान के साथ जा सकते हो। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो पाटीदार के साथ चले जाओ, अगर रन बना दिए तो आपकी टीम बहुत ऊपर चली जाएगी। बट अगर नॉर्मल खेलना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो आप सरफराज खान को ही लेके चल सकते हो। बात करूं विकेट कीपिंग ऑप्शन में, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है विकेट कीपिंग में, एक बेन फोक्स है, एक ध्रुव जुरैल है। तो बेन फोक्स से तो अच्छा ही ध्रुव जुरैल ने परफॉर्मेंस किया था, हालांकि एक ही इनिंग खेली है। तो मैं तो पर्सनली इस मुकाबले में ध्रुव जुरैल के साथ जाऊंगा, बट आप चाहें तो आप बेन फोक्स के साथ भी जा सकते हैं। बात करें बॉलिंग में दोस्तों, कुलदीप यादव अच्छे फॉर्म में, पिछले मुकाबले में अच्छी बॉलिंग करी थी, 4 विकेटें 2 विकेटें चटकाई थी पिछले मुकाबले में, और उससे पहले वाले मुकाबले में 3 विकेट और 1 विकेट। तो स्पिन की बात करें तो ये अच्छे ऑप्शन है हमारी टीम के लिए। बात करें रविंद्र जाडेजा की, तो भाई ये तो ट्रम्प प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। एक रविंद्र जाडेजा हो गए,
यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बहुत शानदार चॉइस है। जडेजा ने पिछले मैच में तो कमाल ही कर दिया था, पहली इनिंग में 112 रन और 2 विकेटें चटकाई थी, फिर सेकंड इनिंग में 5 विकेटें चटकाई थी, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। उससे पहले वाले मुकाबले में बैटिंग 87 रन बनाए थे और 3 विकेटें ली थी, फिर 28 रन बना के 2 विकेटें ली थी। तो मतलब कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस जडेजा यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के लिए भी अच्छे ऑप्शन है, आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। आप चाहो तो कुलदीप और जडेजा में से कुलदीप को ड्रॉप कर दो, बट जडेजा को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। उसके बाद बात करूं मैं दोस्तों रवि अश्विन के, तो ये भी अच्छे फॉर्म में है, बट उतने ज्यादा विकेटें ये नहीं मार रहे हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में 37 रन और 1 विकेट थी, और उसके बाद फिर 1 विकेट मारे थे, फिर 0 रन 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। तो मतलब डिसेंट फॉर्म है, आप चाहो तो उनके साथ जा सकते हो, या चाहो तो आप उनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। बात करूं मैं बॉलिंग में, तो मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज दोनों ही अच्छे फॉर्म में है। मुकेश कुमार ने पिछले मैच में 4 विकेटें ली थी, 6 विकेटें मारी थी एक में, फिर 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। स्टार्टिंग ठीक नहीं थी, बट अब फॉर्म पकड़ चुके हैं, और ये पिच इनको सूट भी करेगी, खासकर सेकंड इनिंग में, क्योंकि ये यॉर्कर्स भी मारते हैं, रिवर्स स्विंग भी करा लेते हैं और स्विंग भी कराते हैं, और वेरिएशंस भी इनके पास हैं। बात करूं मोहम्मद सिराज की, तो पिछले मुकाबले से पहले बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, कुछ खासा परफॉर्मेंस आ नहीं रहा था, पर पहली इनिंग में उन्होंने भी 4 विकेटें मारी थी और इंग्लैंड की कमर से तोड़ दी थी। सेकंड इनिंग में तो विकेटलेस गए थे, क्योंकि स्पिनर्स ने ही गेम खत्म कर दिया था। उससे पहले जो मुकाबला खेला था उसमें बिल्कुल विकेटलेस गए थे, और उससे पहले एक मुकाबला खेला था उसमें 6 विकेटें मारी थी एक इनिंग में, और एक इनिंग में 1 विकेट मारी थी। तो डिसेंट चॉइस है, आपके पास चॉइस, आप चाहो तो मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज में किसी एक के साथ जा सकते हो, प्लस रविंद्र जाडेजा को आप अपनी टीम में रख सकते हो, फिर कुलदीप यादव और रवि अश्विन में आप किसी एक प्लेयर के साथ जा सकते हो। तो ये था दोस्तों टीम इंडिया का एनालिसिस। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वो लाइव हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को ज्वाइन करने से आपको फायदा ये होगा कि मैच से रिलेटेड जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स है दोस्तों, वो हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जो हमारी फाइनल टीम होती है, जिसमें कुछ चेंजेस करते हैं टॉस के टाइम पे, वो भी हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं, वो भी मैच से 20 मिनट पहले। प्लस साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, कंफर्म प्लेइंग 11 और छोटी मोटी जो भी जानकारी होती है वो आपको इस चैनल पे मिल जाती है। तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, एकदम फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, और सर्च भी आप कर सकते हैं @factual तरुण पे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं इंग्लैंड प्लेयर्स की क्या एनालिसिस रहने वाली है। बात करते हैं दोस्तों जैक क्रॉली की। तो मतलब आए थे तो भी बहुत तगड़ा फॉर्म लेके नहीं आए थे, बट सेकंड टेस्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरीज लगाई थी। फिर पिछले टेस्ट मैच में बिल्कुल फीके रहे, 15 रन 11 रन 20 रन 31 रन 22 रन 73 रन और 189 रन। बट इसका एक कारण यह भी था कि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग अटैक में थे। हर T20 में जसप्रीत बुमराह ने एक साइड से इतना दबाव बनाया है कि सामने वाले अपने विकेट खो के चले गए हैं। तो जैक क्रॉली इस समय जसप्रीत बुमराह है नहीं, और मुकेश कुमार और मोहम्मद सिराज हैं, बट वो बुमराह वाली क्वालिटी उनके पास नहीं है मुकेश कुमार और सिराज में, जिसके चलते ये थ्रेट बन सकते हैं अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है। तो इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है, तो जैक क्रॉली और बेन टेकेट दोनों ही मतलब कंफर्म पिक बनते हैं। बात करूं बेन टेकेट की, तो कुछ खासा इनका परफॉर्मेंस था नहीं पिछले टेस्ट मैच से पहले, बट पिछले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में अकेले बंदे थे, 153 रन इनने बनाए थे, उसके सेकंड इनिंग में 4 रन, फिर 21 रन 28 रन 35 रन 47 रन 41 रन 42 रन 1 रन 2 रन 23 रन। तो उतनी खासा अच्छी फॉर्म में ये है नहीं, बट पिछले मैच में अच्छी बैटिंग दिखाई थी, फॉर्म पकड़ी थी, और जहां तक इस बार जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो शायद ये दोनों थ्रेट बन सकते हैं। बात करें दोस्तों ओली पोप की, तो एक ही मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी 149 के 196 की जो इनकी परफॉर्मेंस है, उसके अलावा ये भी फीके नजर आए हैं। हाँ, हालांकि इनको स्टार्ट मिलता है, बट उसको ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप चाहे तो ओली पोप को ड्रॉप करके भी चल सकते हो, चाहे तो आप लेके भी चल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस रेशियो से टीम बना रहे हैं, आप टीम इंडिया के प्लेयर्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो या इंग्लैंड के प्लेयर्स को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। बात करें जो रूट की दोस्तों, तो ये मस्ट पिक बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हालांकि जो रूट का बल्ला नहीं चल रहा है, बट ये विकेटें आपको निकाल के बीच बीच में दे जाते हैं। बॉलिंग से डिसेंट परफॉर्मेंस है इनका। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 18 रन 1 विकेट है, 7 रन 1 विकेट है, दोनों पारियों में विकेटें निकाल के दी। 5 रन 16 रन फिर 29 रन 4 विकेटें भी मारी हैं एक मुकाबले में, और 2 रन 1 विकेट। मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑफ स्पिन डालते हैं, विकेटें भी निकाल देते हैं, वो भी छोटी मोटी विकेटें नहीं निकालते हैं, बड़ी बड़ी विकेटें निकालते हैं, इसलिए आप जो रूट को अपनी टीम में बिल्कुल रखिएगा। बात करो जॉनी बेयरस्टो को, तो बैट से बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस चल रहा है, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। हालांकि एक तरह से ये आपके रिस्की पिक भी हो सकते हैं कि चल जाते हैं तो सेंचुरी भी मार देते हैं, बट रिजर्व फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, प्लस वेन्यू भी इनका साथ देने वाला है नहीं अगर इंग्लैंड ने टॉस हार गई और इंडिया पहले खेल गई तो। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ, 0 रन 4 रन 25 रन फिर 26 रन फिर 37 रन 10 रन 48 रन और 78 रन, ये एक ही मैच है जिसमें इनके डिसेंट स्कोर आए हैं, उसके अलावा इनके कोई भी डिसेंट स्कोर नजर नहीं आए हैं। बात करो दोस्तों बेन स्टोक्स के, ये ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकते हैं पिछले कल के मुकाबले में, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है। बस ये दिक्कत है कि उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर ना बहुत नीचे कर लिया है। अगर जॉनी बेयरस्टो की जगह बेन स्टोक्स खेलने आ जाना है तो ज्यादा बेनिफिट हो जाए इंग्लैंड को, क्योंकि उस समय बॉल उतना पुराना नहीं होता है
और इनको थोड़ा सा अच्छा खेलने को मिलेगा और स्पिन से उतनी तकलीफ नहीं होगी। बट जिस नंबर पे ये खेलने आ रहे हैं उस समय ना बॉल ज्यादा पुराना हो जाता है और स्पिनर्स को ग्रिप मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी आउट हो जाते हैं। वरना स्कोर्स तो इनके सारे ही डिसेंट, 41 रन, 15 रन, फिर 47, फिर 11, 70, फिर 6, 3 प्लस 42 और 51, मतलब पहली पारी में तो जबरदस्त बैटिंग ये कर रहे हैं। बात करें बेन स्टोक्स की तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, इसीलिए मैंने बोला विकेट कीपिंग ऑप्शन में ध्रुव जुरैल के साथ जाऊंगा, क्योंकि लास्ट मुकाबले में थोड़े से कन्विंसिंग लगे थे बेन स्टोक्स के मुकाबले। रिसेंट फॉर्म इनका कुछ खास है नहीं, 13 रन, 16 रन, 6 रन, 36 रन, 4 रन, 34 रन, 0 रन, 35 रन। स्मॉल लीग में तो आप इनको बिल्कुल भी मत लीजिएगा, इनको लेना बहुत बड़ा रिस्क होगा। जीएल में आप चाहो तो इनको एक टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करें दोस्तों ऑली रॉबिन्सन की, तो ऑली रॉबिन्सन डिसेंट बॉलर हैं। दो मुकाबलों की इनकी मतलब स्टैट्स है, एक में तो विकेटलेस गए थे और एक में 3 विकेट और 2 विकेट लिए थे, तो आप चाहे इनको अपनी टीम में ले सकते हो। वहीं अगर मैं स्पिनर की बात करूँ तो स्पिनर में भी आप टॉम हार्टले और शोएब बशीर में से किसी एक को लेके चल सकते हो। दोनों को लेके जाओगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेंगे कि आप किस किस को लेके चलो। तो मैं आपको कंसिडर करूंगा कि मतलब आप फिर यहाँ सिलेक्शन परसेंटेज पे चले जाइएगा कि टॉम हार्टले और शोएब बशीर में से किसको लेना है। बात करूं मैं टॉम हार्टले की, तो पिछले मुकाबले में एक एक विकेट लिया था, उससे पहले वाले मुकाबले में 1 विकेट और 4 विकेट, और जो पहला टेस्ट मैच इंडिया हारा था वो इन्हीं की वजह से हारा था, जिसमें 2 विकेट और 7 विकेट इन्होंने हासिल किए थे। बात करूं शोएब बशीर की, तो ऑफ स्पिनर है, युवा करियर अभी एक ही टेस्ट मैच खेला है और उसमें डिसेंट परफॉर्मेंस की थी, 3 विकेट और 1 विकेट इन्होंने मारी थी। तो इन दोनों में आप किसी एक के साथ जा सकते हो। बात करूं जेमी एंडरसन की, पिछले मुकाबले में उतना जब परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, बट मुझे लगता है कि पुराना चावल है और शायद अब ये इंजन गर्म होने में टाइम लगता है, और मेरी पहली चॉइस हमेशा से जेमी एंडरसन रहे हैं। तो मैं तो भाई बिल्कुल बोलूंगा कि आप इनके साथ जाइए, और मैं खुद इनके साथ पर्सनली जाऊंगा। एक्सपीरियंस बॉलर हैं और वेन्यू जिस प्रकार का है, अगर कहीं इंग्लैंड पहले टॉस जीत जाता है उस कंडीशन में, तो ये बहुत हैंडी साबित होंगे। बात करूं रिसेंट फॉर्म की, तो 1 विकेट, 0 विकेट है, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट है। तो जेम्स एंडरसन अच्छी चॉइस होंगे, आप चाहे तो इनको ले सकते हो या फिर आप ओवर्टन के साथ भी जा सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा प्लेयर्स का एनालिसिस, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फिक्स प्लेयर रहने वाले हैं टीम इंग्लैंड में, क्योंकि फिक्स प्लेयर का सिनेरियो हो जाता है ना। जैसे इंग्लैंड की मैं बात करूं, तो आप जैक क्रॉली, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो जैक क्रॉली, बेन डकेट, जो रूट, इधर बॉलिंग में आप देख लो तो जेम्स एंडरसन और टॉम हार्टली, आप इन 5 प्लेयर के साथ जा सकते हो। अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करने आ रहा है तो उस कंडीशन में आप जैक क्रॉली और बेन डकेट में किसी एक के साथ जा सकते हो। उसके बाद आप बेन स्टोक ले लो, जो रूट ले लो, 3 प्लेयर ये हो गए। फिर 2 बॉलर आप ले लो, चाहे तो आप ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन दोनों के साथ चले जाओ, या ओली रॉबिन्सन, टॉम हार्टली, या बशीर और एंडरसन, या ऐसे इन चारों में 2 के साथ जा सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आइए आगे चल के आप लोगों से, कि इस वेन्यू पे कौन से प्लेयर है जिनका रिकॉर्ड खासा अच्छा रहा है। अगर मैं वेन्यू की बात करूं तो इस वेन्यू पे रोहित शर्मा ने एक मुकाबला खेला है जिसमें उनकी 212 की एवरेज है 83 की स्ट्राइक रेट से, यानी कि इस वेन्यू पे रोहित शर्मा का डबल 100 आया है। तो रोहित शर्मा कंफर्म पिक बन जाते हैं और कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के अच्छे ऑप्शन बनते हैं। लोकेश राहुल का स्टेट अच्छा है, बट वो तो बाहर ही हो गए इस टेस्ट मैच से, तो उनके बारे में डिस्कस करना कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी देख लेते हैं तो एक मैच में 67 की एवरेज है, 65.68 का स्ट्राइक रेट है। वही बात करें सर जाडेजा की, तो बैटिंग से भी इनका 2 मैच 52.5 का एवरेज है और 60 की स्ट्राइक रेट है, तो ये भी हमारे लिमस पिक बनते हैं और सीवीसी के अच्छे चॉइस बनते हैं। तो आप चाहें तो रोहित शर्मा को कैप्टन और जडेजा को वाइस कैप्टन कर सकते हो, या फिर जडेजा को कैप्टन और रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन करके चल सकते हो। अब दोस्तों आगे बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो इसमें रविंद्र जडेजा बहुत आगे है, 2 मैचेस में 6 विकेटें इनकी एवरेज है। समझ रहे, हर मैच में मतलब 6 विकेटें तो ही मारते हैं इस वेन्यू पर, 1.9 का इकॉनमी, मतलब इकॉनमी तो बहुत तगड़ा है। तो ये बात करूं दोस्तों मैं आर अश्विन की, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट उतने डिसेंट नहीं है, 2 मैचेस खेले और मात्र 1.5 का एवरेज है और 3 की इनकी इकॉनमी है। लोकेश राहुल पता नहीं क्यों उस लिस्ट में दिए हुए, उन्होंने शायद 1 आध ओवर फेंक दिया होगा, क्योंकि वही उस मैच में खेले होंगे इस वजह से डाल दिया होगा, अदरवाइज उनका कुछ बनता यहाँ पे है नहीं, और ऊपर से मैच में भी नहीं है। तो ये थी दोस्तों पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि इस एनालिसिस के बेस पे जो हमने टीम ली है अभी फिलहाल वो क्या रहने वाली है, तो उसको देख के एक अंदाजा लग जाएगा। आप चाहो तो ये टीम भी सेव कर सकते हो, हालांकि ये हमारी फाइनल टीम नहीं रहने वाली, इसमें हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे मैच से 20 मिनट पहले। तो 20 मिनट पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा, हम वहाँ पे आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करा देंगे। बात कर ले दोस्तों टीम की, तो ध्रुव जुरैल मेरे विकेट कीपर रहने वाले हैं, रोहित शर्मा, बेन स्टोक्स, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और जैक क्रॉली ये मेरे बैट्समैन रहेंगे। मैंने शुभमन गिल को ड्रॉप किया है फिलहाल के लिए, बाकी टॉस के टाइम पे मैं चेंज भी कर सकता हूं। बात करूं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो रविंद्र जडेजा और जो रूट मेरे ऑलराउंडर रहेंगे, और बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो मैं मुकेश कुमार, टॉम हार्टली और जेम्स एंडरसन के साथ गया हूं। इसमें आपको एक आध चेंज दिखाई देगा, हो सकता है कि मैं किसी मतलब इंग्लैंड के बॉलर कम कर दूं और
इंडिया के बॉलर ज्यादा कर दूं या फिर मैं सरफराज खान को ड्रॉप करके किसी एक बॉलर को जगह दे दूं। ये डिपेंड करता है टॉस पे कि टॉस के टाइम क्या सिनेरियो रहेगा, उस हिसाब से दो चार हमें चेंजेस करने होंगे वो हम कर देंगे। और पिच का ना हमें कंफर्म एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल पिच है कैसी, मामला है क्या, क्योंकि जो हमारे पास स्टैट्स हैं वो बहुत पुराने, मात्र 2 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस हुए हैं। तो जिसके चलते जब हम पिच देखेंगे और पिच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम एक दो चेंजेस अपनी टीम में जरूर करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो उस पर हम आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के मैच नंबर 4 का। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।